बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेलसी से है और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो मेलसी से है। मैंने मैट्रिक जो है वो मेलसी से किया और फर्दर फिर मैंने बोसन रोड मुल्तान से अपना इंटर और बीए और जो मास्टर्स की डिग्रियाँ हैं वो वहाँ से की। ठीक। सर, आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को एज आ चेयरमैन कब ज्वाइन किया? ये मैंने 26 अगस्त 2020 को जो है जी मुझे वर्दी वाइस चांसलर साहब ने इस काबिल समझा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उस वक्त से अब तक जो है वो हम डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की खिदमत कर रहे हैं। तालीम के शोबे में आके एज अ चेयरमैन बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। एक लीडिंग रोल में आना मेरे लिए बहुत ही खुशबख्ती की बात है और वो तमाम ख्वाब जो हमने कभी बुने अब उनको अपने हाथ से पाया तकमील तक पहुँचते हुए हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक। सर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की क्या विजन है? आप इसको किस तरह लेके जाना चाहते हैं? फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताइएगा। हाँ जी, ये हमारा कोई एब्रप्ट डिसीजन नहीं था। हमने इसको बड़ा ग्रेजुअली और सोच समझ के एक फ़ैसला किया कि जब मैंने डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला तो हमने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी जिसको हमने 3 ईयर विजन प्लान का नाम दिया था और उसमें हमने 3 ग्रुप्स जो हैं वो शामिल किए थे, जिसमें एक वेटरन्स या तजर्बाकार लोगों का ग्रुप था जिनमें कम अज़ कम जो है वो उनकी क्वालिफ़िकेशन ये थी कि एक उन्होंने डिपार्टमेंट अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से इस्टेब्लिश किया हुआ। ठीक। एक हमने जो सीनियर टीचर्स थे उनका ग्रुप लिया, एक हमने स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया। तो उन तीनों ग्रुप्स की जो एक्सपेक्टेशंस और फाइंडिंग्स से मिला के हमने अपना 3 साला विजन जो है वो बनाया, जिसके 7 इंडिकेटर्स हैं कम और बेश, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, स्टूडेंट सोसाइटी बनाना और अपने डिपार्टमेंट के जर्नल्स और पब्लिकेशंस सामने लाना और अल्टीमेटली जो है वो हमारा ये सारा जो सफ़र है 3 साल के बाद हम इसको डिपार्टमेंट से बढ़ाकर एक इंस्टीट्यूट के लेवल पे इस शोबे को देख रहे हैं। तो जिसका हमने नाम भी तजवीज़ किया था कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल साइंसेज ये बनाया जाएगा। ठीक। तो हम उसी विजन पे काम कर रहे हैं। ठीक। सलीम साहब, आपने पीएचडी कहाँ से की और आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से है? मैंने जी एफडीपी जो प्रोग्राम था उसके तहत मलेशिया से पीएचडी की है 2016 में। ठीक। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया जो टॉप रैंकिंग उनकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से। और मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो हमारे नौजवानों की ज़हनी सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर जो फ्रीडम का तस्वुर है और नया वेरिएबल जो दुनिया में पहली दफ़ा मेरे थीसिस में सामने आया वो परसीव्ड फ्रीडम था। तो उसको फिर आगे अब फर्दर भी उस थ्योरी को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। ठीक। आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और किस मौजू पर हैं? मौजू तो मुख्तलिफ हैं जी, मगर वो सारे के सारे पेपर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के डोमेन में हैं और 40 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं और शायद 120 या इससे भी ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने आईयूबी में कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई है या नहीं? इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? हम 2 मेजर कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा रहे हैं। स्टेम्स हुई थी और फिर अब सोशल साइंसेस की जो कॉन्फ्रेंस हमारी डीन साहिबा की हेडशिप में हुई है उसमें हमने मेजर रोल प्ले किया है और हम डिपार्टमेंट की अपनी इंडिपेंडेंट जो कॉन्फ्रेंस है वो हम प्लान कर चुके हैं उसका बेशतर हिस्सा और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि मिड ऑफ 2022 जो है इसमें हम उसका इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, जर्नल के हवाले से शुरू किए हैं, इस बारे में बताइएगा। हमारी जो 2 पब्लिकेशंस तो आ चुकी हैं जिनमें हमने साइकोलॉजी आर्काइव्स पब्लिश किया है और साइकोलॉजी में होने वाली तमाम रिसर्चेस जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल था 2006 से लेकर
2020 तक, वो हमने सारे टाइटल्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए। इसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंट का अपना जर्नल भी शुरू किया है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से। ठीक। उसका पहला शुमारा जो है वो इसी माह के आखिर तक या अगले माह के शुरू में एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में कितना तलबात ज़ेर तालीम है? हमारे जी ये यहाँ पर मेजर जो मेन डिपार्टमेंट है जिसमें 1000 से ज़्यादा जो है वो तलबात जो है वो ज़ेर तालीम है। हमारे पास BS प्रोग्राम भी है, MSc भी है, MPhil और PhD प्रोग्राम्स भी हैं। और अगर दोनों कैंपसेस में हमारे डिपार्टमेंट हैं, रहीम यार खान में भी और बहावल नगर में भी, उनकी तादाद भी अगर हम शामिल कर लें तो फिर ये तादाद कोई 2000 को टच कर जाती है। ठीक। आपकी सुपरविजन में कितना लोगों ने MPhil और PhD की और कितना कर रहे हैं? मतलब एग्जैक्ट तादाद तो शायद मैं ना बता पाऊँ। MPhil जिन लोगों ने मेरे साथ किया शायद 70 से ज़्यादा लोग होंगे सेफली, जो मेरी सुपरविजन में MPhil कर चुके हैं, 70 से ज़्यादा। और 5 जो हैं वो मेरे पास अभी एनरोल थे PhD में स्टूडेंट्स। 3 के जो है वो थीसिस अभी सबमिट हुए हैं हाल ही में, 2 अभी जो है वो चल रहे हैं, नया इंटेक अभी मैंने नहीं लिया। ठीक। सर, जो रिसर्च पाकिस्तान में हो रही है, जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वो हुकूमत के लिए कितना सूटेबल है? देखिए, पाकिस्तान में होने वाली जो रिसर्च है उसमें कुछ मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ॉरेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एज़ इट इज़ यहाँ पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बेसिकली अपने इंडिजिनस कॉन्सेप्ट्स को फोकस करना चाहिए और इंडिजनाइज करना चाहिए रिसर्च को। शायद यही वजह है कि जो हम बाहर से मुस्तार लेते हैं या उधार लिए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए या हमारी आवाम के लिए या गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होते। पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं मज़ीद? देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले कि हमें अपनी रूट्स जो हैं उनके साथ जुड़ना होगा। हम देखते ये हैं कि साइकोलॉजी में तो सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च का या नंबरों वाली जो रिसर्चेस हैं उनका एक बहुत ही रिवाज है। हालांकि मेरी अपनी जो रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि नंबर गेम तो बाद में शुरू होती है जब तक थेरी हम पहले डेवलप करते हैं। ठीक। तो हमारी इंडिजिनस थेरीज़ मौजूद थी भी मगर हमें नई भी बनाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी रिसर्च की जो जहत है उसको बदलने की ज़रूरत है कि हम पहले क्वालिटेटिव इंडिजिनस थेरीज़ अपनी बनाएं और फिर हम उनको टेस्ट करें। ठीक। जे जाए कि हम बाहर से बनी बनाई थेरीज़ ले आएँ और उनको यहाँ टेस्ट करने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे नज़दीक। ठीक जी। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के फारिग तहसील स्टूडेंट जो डिग्री लेके जाते हैं उनका क्या फ्यूचर है, इस बारे में बताइएगा। हमारे बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। डॉक्टर अतर महबूब साहब के आने से पहले तो एक इंटरनेशनल जैसे ट्रेंड है कि हमारे पास ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन या लड़कियों की होती है डिपार्टमेंट में। तो ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मगर वीसी साहब के विजन के नतीजे में अब हमारे पास जो है वो खासे बॉयज़ भी जो है वो 300 के करीब अब इस वक्त हमारे पास बॉयज़ भी शामिल हैं उस 1000 में। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। आर्मी में हमारे बच्चे सर्व करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स वो अपने बनाते हैं, NGO सेक्टर में उनको जॉब्स ऑफ़र होती हैं। इसी तरह से जो टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इनकी इंडक्शंस होती हैं। स्कूल साइड पे जैसे दानिश स्कूल्स हैं उनमें स्कूल काउंसलर या स्कूल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट जो है वो इनके लिए आती हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इनके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, माशाल्लाह। आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपकी नज़र में साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। साइकोलॉजी इंसानी रवैयों को जांचने का इल्म है। तो इसमें जो रोज़ बरोज़ इंसानी रवैये में तब्दीलियाँ आती हैं, ये हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजूद होता है साइकोलॉजी। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपके सामने बैठा हो तो आपको उनके माइंड को रीड कर सकते हैं। ये एक कॉमन ख्याल है और मैं समझता हूँ कि ये एक मिथ है। हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं। इंसान की जो शख्सियत है उसकी बहुत जहतें हैं और एक नज़र में देख के उसकी शख्सियत का अहाता करना ये कोई बेहतर अप्रोच नहीं है। ये गैस वर्क तो हो सकता है, मगर हम इंसानी शख्सियत की बहुत सारी जहतों में से हर एक जहत के लिए अलग से हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। हम उनकी मदद से अगर कोई शख्स अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवाना चाहता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई अपना IQ चेक करवाना चाहता है या कुछ और मेजरमेंट्स करवाना चाहता है तो हम वो सर्विसेज उनको दे सकते हैं और देते भी हैं।
ठीक। सर, मुआशरे में डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसको कैसे कम किया जा सकता है? एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कई सारी इसकी वजूहत हैं, मगर जो नफ्सियाती वजह है उसमें ये है कि हमने अपने जो सपोर्ट नेटवर्क्स थे वो कुछ हमने गुम कर लिए या वो हमसे गुम हो गए। जहाँ से शेयरिंग होती थी, जहाँ से हम अपनी सोशल सपोर्ट अटेन करते थे, वो नेटवर्क्स बहुत ही महदूद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से लोनलीनेस में, ख़ास तौर पे मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, और लोनलीनेस बहुत बड़ी है। और तमाम जो आजकल की यूथ है, ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी यूथ है, ये तमाम जो सोशल सपोर्ट है वो स्क्रीन से हासिल करना चाहती है। तो स्क्रीन कभी भी रियल का निमुल बदल नहीं हो सकता। तो हमें अपने जो सोशल नेटवर्क्स हैं, सोशल सपोर्ट चैनल्स हैं, उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़हनी सेहत जो है वो ठीक रहे। आज के इस दौर में रीडिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, रीडिंग करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया जहान में आप दीगर शोबाजात में बग़ैर पढ़े जो है वो किसी न किसी हवाले से सर्वाइव कर सकते हैं, मगर एज़ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि आए दिन जो है वो कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, लोगों के मिजाज में तब्दीलियाँ आ रही हैं, वजूहात नई से नई सामने आ रही हैं। तो हमें तो उन तमाम चीज़ों के साथ टच रह कर ही, अपने आप को अपडेटेड रखते हुए ही हमारा सर्वाइवल है। अगर हम मैं समझता हूँ कि एक महीना भी अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी का उस्ताद किताब नहीं खोलता या वो नई चीज़ें नहीं पढ़ता, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है, हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। हमें अपने क्लाइंट से एक स्टेप आगे चलना होता है। एज अ टीचर हमें अपने स्टूडेंट से एक या दो कदम आगे चलना होता है। हम देख रहे हैं कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत माशाल्लाह ज़हीन है, तो उन्हें गाइड करने के लिए हमें अपने आप को बड़ा इक्विप और वेल अपडेटेड रखना पड़ता है। ठीक। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से बताएं कि अगर हम दूसरी दुनिया से तकाबुल करें तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि इसमें समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है अभी इसमें। हमें मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट का ये अच्छा स्टेप है कि वो एक ही निसाब जो है वो लागू करना चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों में। इससे भी काफ़ी जो है वो मसाइल हल होंगे। और जैसे ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें बच्चों को इन्फ्लिक्ट की जाती हैं या उन्हें पढ़ाया समझाया जाता है, हमारे यहाँ किसी एक यूनानिमस निसाब का ना होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक गैप था। और अगर हम अब जिस तरह से ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अगर हम एक ही निसाब लागू करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा हमारे तालिब इल्मों में। ठीक। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को आप किस तरह देखते हैं? जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। वर्दी वाइस चांसलर साहब जो हैं वो बहुत ही एक डायनामिक शख्सियत के हामिल हैं, और उन्होंने एक जो साइनर्जेटिक इफ़ेक्ट है वो टॉप टू बॉटम तमाम जो है वो लोगों में और तमाम सतहों पे इन्फ्लिक्ट किया है। और यही उनकी एक डायनामिक अप्रोच है जिसकी वजह से हर जगह पर मौजूद शख्स जो है वो एक फुली मोटिवेटेड है और अपने लेवल पर हर शख्स जो है वो कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो रोज़ बरोज़ तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। ये उन्हीं की शख्सियत और उन्हीं की एक डायनामिक पर्सनैलिटी की वजह से ये सारा मुमकिन हो पा रहा है जी। ठीक। सर, अदब के हवाले से बात करें तो आपको अदब से किस हद तक लगाव है? बेसिकली अदब तो आप देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द और पीछे ये सारी किताबें जो हैं ये साइकोलॉजी और अदब की हैं। तो मेरी फैमिली ओरिएंटेशन ही ऐसी है कि मेरे वाले साहब जो हैं वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और उनका ताल्लुक़ जो है वो अदब से और तिब से था। तो मुझे ये सारी चीज़ें अपने घर से ही मिली हैं। तो अदब के बगैर तो मैं नहीं समझता कि कोई एक दिन भी उसको पढ़े बगैर गुजारा हो सकता है। तो अदब की तमाम असनाफ जो हैं उनको पढ़ने का जो है वो मुझे मौका मिलता रहता है। जी। साइकोलॉजी के हवाले से बात करें तो आपको कोई ऐसी किताब जो आपके लिए यादगार हो, आपने पढ़ी हो, आपको अच्छी लगी हो? आपके फेवरेट राइटर भी बताइएगा कौन से हैं? देखिए, ये मेरे लिए किसी एक राइटर के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
पर्टिकुलरली दस्तोवस्की जो है और सिगमंड फ्रॉइड, ये दो नाम ऐसे हैं जो मतलब मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी हैं और उनका राइटिंग स्टाइल भी मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी तो रोज़ बरोज़ पिछले कुछ सालों से तो मैं एक्सक्लूसिवली जो क्वालिटेटिव साइकोलॉजी है वो पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई आइडिया है आगे किताब लिखेंगे इन फ्यूचर? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अभी तो खैर मैंने प्लान नहीं किया कुछ ऐसा, मगर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके हवाले से कुछ लिखने की बड़ी सारी ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है। तो मुझे कोई किताब क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से जो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं शायद नियर फ्यूचर में प्लान करूँगा। ठीक। सर, अगर आइडियल पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें तो आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी जो है वो मेरे उस्ताद हैं खालिद सईद साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। वो हमारे फादर फ्रेंड हैं। आज हम जिस जगह पर हैं ये उन्हीं का फैज़ है। मैं तो शायद साइकोलॉजी में उन्हीं की वजह से आया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में पहले भी मुझसे पहले कोई इस तरह से जॉब करने वाले लोग नहीं थे। ये उन्होंने ही हमारे अंदर जो है ये एक दीप जलाया था साइकोलॉजी को पढ़ने का और फ़िलासफ़ी को पढ़ने का, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में असातिज़ा का, वालिदैन का, दोस्तों का कितना साथ रहा? बहुत साथ रहा जी। आज तक मेरे तमाम असातिज़ा जो हैं वो मेरे साथ, मेरे मैट्रिक से लेके अब तक या शायद उससे भी पहले के असातिज़ा जो हयात हैं वो मेरे राब्ते में हैं, और गाहे गाहे उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं, टेलीफोनिक रब्ता भी रहता है। इसी तरह से वालिदैन का भी नो डाउट जो है, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मेरे वालिद खुद पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते थे और मुझे कुछ 6-7 हज़ार किताबें जो हैं वो विरसे में मिली हैं। तो बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है जी। इसी तरह से दोस्तों का भी। हाँ, बहुत। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में सर कामयाबी, देखिए एक बड़ा रिलेटिव सा क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है वो अगर किसी एक स्टेज पर आकर मुतमईन हो जाता है तो यही कामयाबी है। अदरवाइज़ गैर इत्मीनानी सूरत हाल रहे तो फिर आप फर्दर से फर्दर की जुस्तजू में लगे रहते हैं और आप किसी एक जगह जाकर कनात पसंदी या इत्मीनान कल्ब को आप नहीं पहुँचते। तो वो जैसे वासिफ अली वासिफ ने लिखा था ना जी कि खुशकिस्मत कौन है जो अपनी किस्मत से खुश हो, वही होता है। ठीक। टूरिज़म के हवाले से बात करें, टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? टूरिज़म का एक ट्रेंड जी मेरी फैमिली में मौजूद है। ख़ुद भी मैंने ट्रैवल किया, करते भी हैं अभी। तो वैसे तो मुझे मतलब रहने के हवाले से तो बहावलपुर ही बहुत पसंद है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा छोटा सा शहर है। और बड़े जो शहर हैं उनकी अपनी कोई अफादियत होती होगी, मगर घंटों और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स पे और इशारों पे ज़ाया करना मुझे तो पसंद नहीं है जी ये चीज़। ठीक है। इसलिए मुझे ये छोटा सा अपना प्यारा सा बहावलपुर सबसे बेहतर लगता है। बाकी हिली एरियाज़ जहाँ पर आजकल जैसे स्नोफॉल हो रही है तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं जगह। ठीक। सर, अगर हम बात करें आपके खानों के हवाले से, तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खाना तो मुझे हैसियत मतलब एक खुश खुराक आदमी के जाना जाता है। ठीक। तो देख रहे होंगे कि जुस्सा भी ऐसे ही है कि खाने पीने वाले वो लगते हैं, मगर ये है कि पर्टिकुलरली जो पुलाव है हमारा ट्रेडिशनल, और जो ट्रेडिशनल डिशेस साग वगैरह, ये मुझे पसंद है। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है और आप एक्सरसाइज करते हैं? जी हाँ, मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करता रहा हूँ और मैं एथलीट भी रहा हूँ, मगर कुछ हेल्थ हैज़र्ड की वजह से मैं अब कुछ अरसे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह जो ही ये इंटेंस वेदर ख़त्म होगा तो फिर दोबारा से इसका आगाज़ करेंगे। ठीक। सर, फैकल्टी मेंबर के हवाले से सवाल नहीं पूछा। आपके डिपार्टमेंट में कितना फैकल्टी मेंबर हैं, कितना एमफिल और कितना पीएचडी है? हमारे पास यहाँ मेन डिपार्टमेंट में, बहावलपुर डिपार्टमेंट में 14 के करीब जो 14 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो नॉन पीएचडी हैं और 6 पीएचडी हैं। ठीक। नफ्सियात के शोबे से दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, उनके लिए बड़ा क्लियर सा मेरा मैसेज ये है कि नफ्सियात किताबों से ज़्यादा ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन इंटरेस्ट से आपको पता चलता है। हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपके
नफ्सियाती उलझनें बड़ी आसानी से सुलझा देते हैं, मगर उन्होंने कोई फार्मल ना तो एजुकेशन नफ्सियात की ली होती है, ना उन्होंने उनके पास कोई और फार्मल एजुकेशन होती है। तो वो नौजवान जो किसी हवाले से साइकोलॉजी में अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको एक कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। अपने कल्चर को समझना होगा, कीन ऑब्जर्वेशन होगी और ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग। ज़रूरी नहीं वो किताबें पढ़ें, एक हर चीज़ में दिलचस्पी। जो हमारे नौजवानों में एक ट्रेंड है कि लेट इट गो, बस जाने देते हैं, देखी जाएगी फिर देख लेंगे, ये वाली अप्रोच बेहतर नहीं है। जो चीज़ उनके सामने नई आए उसकी जुस्तजू उनके अंदर हो, उसको खोजें। वो कोई नया लफ्ज़ है, कोई नया सिचुएशन है, कोई नई बिहेवियर उनके सामने आता है, तो वो उसकी पूरी तहकीक करें। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बस पीछे पड़ जाओ उसकी, जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं आता। तो ये मेरा एक पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कीन ऑब्जर्वर्स हों और किसी चीज़ को ऐसे लेट इट गो ना करें, प्रॉपरली जुस्तजू करें। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी कब तक ओपन होगी और एग्ज़ाम के हवाले से कोई मालूमात हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी तक तो जी यही है कि 10 से हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, 10 तारीख से, और 10 से ही हम एग्ज़ाम जो हैं वो अपने क्लासरूम्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई मीनवाइल और पॉलिसी या कोई एक्सटेंशन इन हॉलीडेज़ आती है तो वो अभी मेरे इल्म में नहीं है। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, फैकल्टी मेंबर को, यूनिवर्सिटी के तलबा-तलबात को आपका क्या मैसेज है एज अ चेयरमैन? देखिए, मैं अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अपने फैमिली सिस्टम से दूर हुए, उसके नतीजे में बहुत सारे नफ्सियाती उलझनें जो हैं वो उन्होंने हमें आन घेरा है। तो हमारा फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था वो एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सिस्टम था। इसी तरह से हमारी जो इस्लामिक ट्रेडिशंस थी वो भी एक बहुत बड़ा रिच सोर्स था हमारी ज़हनी सेहत के हवाले से ठीक रखने में। हमें उन अपनी जो असासी चीज़ें हैं या बुनियादी चीज़ें हैं उनसे दोबारा जुड़ना होगा। इसके बगैर ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड हमें बहुत देर तक शायद सपोर्ट ना कर पाए। तो मेरा यही पैगाम है कि हर शख्स जो है वो रियलिस्ट हो, वो अपनी बुनियाद को समझने वाला हो, और ये जिस किस्म की फ़ेक और नकली दुनिया में हम जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा हमें बचने की ज़रूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।